जहां पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। अगर जीती हुई 303 सीटें और उन 72 सीटों को जोड़ा जाए जहां बीजेपी दूसरे नंबर पर आ रही थी, तो कुल सीटें 375 तक पहुंच जाती हैं। इसी तरह एनडीए गठबंधन को पिछले लोकसभा चुनाव में 351 सीटें मिली थी और 120 सीटें ऐसी रहीं जहां एनडीए उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे। अगर 351 सीटों में उन 120 सीटों को भी जोड़ दिया जाए तो 471 सीटें हो जाती हैं। क्या इसी समीकरण के आधार पर प्रधानमंत्री मोदी ने अब की बार 400 पार के नारे को सच साबित करने की गारंटी दी है? चुनाव के मैदान में उनका मुकाबला उस विपक्ष से है जो फिलहाल कमजोर लग रहा है और पीएम मोदी विपक्ष की इसी कमजोरी का भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं। आप कई दशक तक जैसे यहां बैठे थे, वैसे ही कई दशक तक वहां बैठने का आपका संकल्प और आप लोग जिस प्रकार से इन दिनों मेहनत कर रहे हैं, मैं पक्का मानता हूं कि ईश्वर रूपी जनता जनार्दन आपको जरूर आशीर्वाद देगी। आप जिस ऊंचाई पे हैं उससे भी अधिक ऊंचाई पर जरूर पहुंचेंगे और अगले चुनाव में दर्शक दिशा में दिखेंगे। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी की तुलना प्रोडक्ट से की। उन्होंने राहुल की न्याय यात्रा को लेकर भी कांग्रेस पर तंज कसा। एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आ गई। जिस इंडिया गठबंधन के जरिए कांग्रेस पीएम मोदी को लोकसभा चुनाव में हराने का दम भर रही थी, वो गठबंधन खुद टूट की कगार पर है। इंडिया गठबंधन के संस्थापक सदस्य नीतीश कुमार एनडीए में शिफ्ट हो चुके हैं। ममता बनर्जी ने अलग राह पकड़ ली है। ये सब बातें न तो देश से छिपी हैं और न ही प्रधानमंत्री से। इसलिए संसद में पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन की तुलना भानुमति के कुनबे से कर दी है। कुछ दिन पहले भानुमति का कुनबा जोड़ा, लेकिन फिर एकला चलो रे करने लग गए। कांग्रेस के लोगों ने नया नया मोटर मैकेनिक का काम सीखा है और इसलिए अलाइनमेंट क्या होता है उसका ज्ञान तो हो गया होगा, लेकिन मैं देख रहा हूं अलायंस का ही अलाइनमेंट बिगड़ गया। संसद में पीएम मोदी के भाषण का ज्यादातर समय कांग्रेस को समर्पित रहा। विपक्ष की दुखती रग को पीएम ने जिस तरह दबाया, वो दर्द उसे चुनाव के दौरान भी महसूस होगा। जहां तक मोदी का सवाल है, तो उन्होंने पहली बार 400 पार की गारंटी देकर साफ कर दिया कि बीजेपी इस बार सिर्फ चुनाव जीतने भर से नहीं मानने वाली, उसे जीत का नया रिकॉर्ड बनाना है, सीटों की सुनामी लानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को घेरने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को भी निशाने पर लिया। उनके पुराने बयानों का हवाला देकर कांग्रेस की सोच पर सवाल उठाए। मोदी ने देश के लिए कांग्रेस के नजरिए और महंगाई को मुद्दा बनाकर कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए। पंडित नेहरू पर पीएम मोदी के दावे का सच क्या है, यह भी आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। नेहरू जी की भारतीयों के प्रति सोच थी कि भारतीय आलसी है। पंडित नेहरू पर सीधी चोट के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने यह बताने की कोशिश की कि कैसे कांग्रेस ने देश की जनता का मनोबल तोड़ा, उन्हें कम करके आंका। इसके लिए मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के लाल किले से दिए गए भाषण का जिक्र किया। कांग्रेस ने देश के सामर्थ्य पर कभी भी विश्वास नहीं किया। वे अपने आप को शासक मानते रहे और जनता जनार्दन को हमेशा कमतर आंकते गए, छोटा आंकते गए। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश के नागरिकों के लिए कैसा सोचते थे, मैं जानता हूं, मैं नाम बोलते ही उनको जरा चुभन होगी, लेकिन
15 अगस्त लाल किले से प्रधानमंत्री नेहरू ने जो कहा था वो मैं जरा पढ़ता हूं। उन्होंने कहा था, हिंदुस्तान में काफी मेहनत करने की आदत आम तौर से नहीं है। हम इतना काम नहीं करते जितना कि यूरोप वाले या जापान वाले या चीन वाले या रूस वाले या अमेरिका वाले करते हैं। ये नेहरू जी लाल किले से बोल रहे हैं। ये न समझिए कि वह कौमें कोई जादू से खुशहाल हो गई। वो मेहनत से हुई है और अक्ल से हुई है। ये उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, भारत के लोगों को नीचा दिखा रहे हैं। यानी नेहरू जी की भारतीयों के प्रति सोच थी कि भारतीय आलसी है। नेहरू जी की भारतीयों के लिए सोच थी कि भारतीय कम अक्ल के लोग होते हैं। प्रधानमंत्री ने पंडित नेहरू के जिस भाषण का जिक्र किया वो 15 अगस्त 1959 का है और आज हम आपको देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का वो भाषण भी सुनाना चाहते हैं। हिंदुस्तान में काफी मेहनत करने की आदत आमतौर से नहीं हुई। हमारा कसूर नहीं, आदतें ऐसी पड़ जाती हैं वाकयात से, लेकिन बात यह है कि हम उतना काम नहीं करते जितना कि यूरोप वाले या जापान वाले या चीन वाले या रूस वाले कहीं करते या अमेरिका वाले। ये न समझिए कि वो कौमें खुशहाल हो गई कोई जादू से, मेहनत से हुई है और अकल से हुई है। तो हम भी मेहनत और अकल से बढ़ सकते हैं, कोई और चारा नहीं। पीएम मोदी ने पंडित नेहरू के बाद उनकी बेटी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लाल किले से दिए गए भाषण का जिक्र किया। लाल किले से 15 अगस्त को इंदिरा जी ने कहा था, दुर्भाग्यवश हमारी आदत ये है कि जब कोई शुभ काम पूरा होने को होता है तो हम आत्मतुष्टि की भावना से ग्रस्त हो जाते हैं और जब कोई कठिनाई आ जाती है तो हम नाउम्मीद हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है कि पूरे राष्ट्र ने ही पराजय भावना को अपना लिया है। लोकतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी है और सत्ता के लिए जनता का आशीर्वाद जरूरी है। इसलिए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के रवैये का इतिहास याद दिलाकर उसके भविष्य की संभावनाओं पर करारा प्रहार किया। यही वजह है कि जनता से जुड़े महंगाई के मुद्दे पर भी मोदी ने नेहरू की बातें याद दिलाई। इतिहास गवाह है, जब भी कांग्रेस आती है महंगाई लाती है। कहा गया था कभी, और किसने कहा था वो मैं बाद में कहूंगा, हर चीज की कीमत बढ़ जाने की वजह से मुसीबत फैली है, आम जनता उनमें फंसी है। ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट किसका है? ये कहा था हमारे पंडित नेहरू जी ने, लाल किले से कहा था उस समय। महंगाई के मुद्दे पर मोदी ने इंदिरा गांधी के दौर को भी घेरा। साथ ही बॉलीवुड में महंगाई पर बने गानों का हवाला देकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। देश में महंगाई को लेकर के 2 गाने सुपरहिट हुए थे हमारे देश में, घर घर गाए जाते थे। एक महंगाई मार गई और दूसरा महंगाई डायन खाए जा, डायन खाए जात है। और ये दोनों गाने कांग्रेस के शासनकाल में आए। चुनाव नजदीक है, इसीलिए कांग्रेस जिस विरासत के आधार पर सियासत करती आई है या आगे भी करना चाहती है, उसी विरासत की खामियां मोदी ने चुन चुन कर गिनाई। कश्मीर के मुद्दे पर नेहरू की गलतियों को मुद्दा बनाकर मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा। आर्टिकल 370 को लेकर के कैसा हुआ बना के रखा था। कश्मीर के लोगों ने जिस प्रकार से उसको गले लगाया है, कश्मीरी जनता ने जिस प्रकार से गले लगाया है, और आखिर के ये समस्या किसकी देन थी? किसने देश के माथे पर मारा था? किसने भारत के संविधान के अंदर इस प्रकार की दरार करके रखी हुई थी?
आदरणीय अध्यक्ष जी, अगर नेहरू जी का नाम लेते हैं तो उनका बुरा लगता है, लेकिन कश्मीर को जो समस्याएं झेलनी पड़ी उसके मूल में उनकी ये सोच थी और उसी का परिणाम है देश को भुगतना पड़ा। मोदी ने अपने भाषण में परिवारवाद, भ्रष्टाचार, किसान, महिला सशक्तिकरण और ओबीसी जैसे मुद्दे उठाए। इसका सीधा निशाना कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष पर था। इसके अलावा बीते 10 साल में हुए विकास कार्यों की लंबी फेहरिस्त गिनाकर प्रधानमंत्री ने वर्तमान भारत के आत्मविश्वास का जिक्र किया। मतलब विपक्ष को चारों खाने चित करने में पीएम ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब सवाल यही है कि मोदी और बीजेपी की इस आक्रामक रणनीति से निपटने के लिए विपक्ष क्या रास्ता अपनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज प्रधानमंत्री ने परिवारवाद की परिभाषा तय कर दी। बीजेपी, कांग्रेस और कई क्षेत्रीय दलों पर परिवारवाद को बढ़ाने का आरोप लगाती रही है। जवाब में विपक्ष बीजेपी पर अमित शाह और राजनाथ सिंह का नाम लेकर परिवारवाद का आरोप लगाती है। आज पीएम मोदी ने संसद में राजनाथ सिंह और अमित शाह का नाम लेकर बताया कि उनके लिए परिवारवाद का मतलब क्या है। किस परिवारवाद की चर्चा करते हैं? अगर किसी परिवार में अपने बलबूते पर जन समर्थन से एक से अधिक अनेक लोग अगर राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रगति करते हैं, उसको हमने कभी परिवारवाद नहीं कहा है। हम परिवारवाद की चर्चा वो करते हैं जो पार्टी परिवार चलाता है, जो पार्टी परिवार के लोगों को प्राथमिकता देती है, जो पार्टी के सारे निर्णय परिवार के लोग ही करते हैं, वो परिवारवाद है। न राजनाथ जी की कोई पॉलिटिकल पार्टी है, न अमित शाह की कोई पॉलिटिकल पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ विपक्ष को परिवारवाद और पुरानी सरकारों की विफलताओं पर घेरा, तो संसद में श्री राम मंदिर के निर्माण का जिक्र भी किया। और संसद में राम मंदिर का जिक्र सिर्फ देश की आस्था का विषय नहीं था। 2 कार्यकालों में प्रधानमंत्री मोदी की आस्था भी दिखी और आस्था को अर्थशास्त्र से जोड़ने वाली दृष्टि भी, जिसने तीर्थों का जीर्णोद्धार किया और शहरों की अर्थव्यवस्था को भी पंख लगा दिए। भगवान राम न सिर्फ अपने घर लौटे, बल्कि एक ऐसे मंदिर का निर्माण हुआ जो भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा को नई ऊर्जा देता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण का जिक्र किया, रामलला के 500 वर्षों बाद लौटने की बात कही और भव्य राम मंदिर को भारत की ऊर्जा का स्रोत बताया। प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल की बड़ी उपलब्धियों का जिक्र कर रहे थे, तो उनका श्री राम मंदिर पर बोलना सिर्फ आस्था से नहीं जुड़ा था। मोदी की आस्था का एक अर्थशास्त्र भी है, जो उनके कार्यकाल में देश के कोने कोने में दिख रहा है। काशी से केदारनाथ, उज्जैन से अयोध्या, इसका विस्तार अब नॉर्थ ईस्ट के राज्य असम तक पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में श्री राम मंदिर का जिक्र किया, तो सबसे पहले समझिए किस तरह श्री राम मंदिर अगर देश की आस्था है, तो अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों के लिए अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी है। श्री राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन के बाद से अयोध्या में 269 से ज्यादा प्रोजेक्ट लग चुके हैं, जिनकी लागत 2508.20 करोड़ से भी ज्यादा है। छोटे से शहर अयोध्या में अगले 10 सालों में 85,000 करोड़ का निवेश होने वाला है, जिससे अगले 10 साल में अयोध्या को एक आधुनिक शहर बना दिया जाएगा। अयोध्या में नया एयरपोर्ट बन चुका है, रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो चुका है, जमीन के दाम आसमान छू रहे हैं। देश के बड़े होटल कारोबारी या तो यहाँ पर आ चुके हैं या फिर आना चाहते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद सिर्फ 11 दिनों में 25 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री अयोध्या पहुँच चुके हैं, जिनकी तादाद आने वाले कुछ सालों में सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। विकसित भारत के निर्माण को गति देने के अभियान को अयोध्या नगरी से नई ऊर्जा मिल रही है। आज यहां 15,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े ये काम आधुनिक अयोध्या को देश के नक्शे पर फिर से गौरव के साथ स्थापित करेंगे।
यही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने बजट में अयोध्या के विकास के लिए 260 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया है और 2024 का बजट श्री राम को समर्पित किया है। आज का जो बजट है प्रभु श्री राम को समर्पित करते हुए लोक मंगल की उन भावनाओं को समर्पित किया कि यही मह आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। अयोध्या के अर्थशास्त्र को तो आपने समझ लिया, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्थ ईस्ट में भी आस्था के अर्थशास्त्र का ताना बाना बुन रहे हैं। काशी विश्वनाथ, उज्जैन में महाकाल और केदारनाथ जैसे तीर्थ स्थानों की तर्ज पर अब मां कामाख्या दिव्यलोक परियोजना का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री ने कर दिया है। इस तीर्थ स्थान को 495 करोड़ खर्च करके विकसित किया जाएगा। मैं अब यहाँ मां कामाख्या के द्वार पर आया हूं। आज मुझे यहां मां कामाख्या दिव्य लोक परियोजना का शिलान्यास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।